नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक विनोद चंबोली समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अपनी स्वीकृति दी, हम आपका हृदय से आभार भी व्यक्त। डॉक्टर नित्यानंद जी के जन्म शताब्दी समारोह वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 1991 में उत्तरकाशी हो, 99 में चमोली में आए विनाशकारी भूकंप के साथ साथ 2013 की केदार घाटी की भयंकर आपदा, इसने पूरे हिमालय क्षेत्र को झकझोर दिया। और इस वर्ष तो हम सभी ने देखा कि 5 अगस्त 2025 धराली से शुरू होकर आपदा पूरे राज्य के अंदर कोई स्थान ऐसा नहीं था। अगर हम कहें धराली में आई, धराली के बाद थराली में आई, उसी जनपद में चेपड़ो, कुंतरी, दुर्मा, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़, या अगर पौड़ी जनपद की बात करें तो भरसार के आसपास का क्षेत्र, सैंजी गांव, दूरस्थ सीमांत क्षेत्र बागेश्वर का पौसारी गांव या देहरादून के आसपास कोई स्थान आपदा से अछूता नहीं रहा। उस समय जब पूरे क्षेत्र में आपदा आई थी, उस समय भी उन्होंने बिना किसी विलंब के साथ स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत एवं पुनर्कार्यों का जो मॉडल बनाया था, वो आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय भी अनेक स्वयंसेवकों ने इसमें भी बहुत सक्रियता से काम किया और तब भी राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में बहुत सक्रिय रूप से उस समय उन्होंने भूमिका निभाई थी। बल्कि मनेरी गांव को, आज भी मनेरी गांव हम सबके लिए एक आदर्श केंद्र है। वहाँ 400 से अधिक भूकंप रोधी मकानों के निर्माण का कार्य भी किया। यही नहीं, उन्होंने अनेक 50 से भी अधिक गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया। उत्तरांचल देवदी आपदा पीड़ित सहायता समिति का गठन करके उन्होंने सेवा को एक संस्थागत रूप दिया, जो अनवरत रूप से चल रहा है, जो आज भी देश भर में आपदाओं के समय मानवताओं की सेवाओं का अप्रितम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और डॉक्टर नित्यानंद जी के निकट सहयोगी एवं उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक श्री प्रेम बड़ाकोटी जी आज इस मंच पर हैं। वो डॉक्टर नित्यानंद जी द्वारा किए गए प्रत्येक सेवा कार्य में उनके साथ रहे। मुझे प्रसन्नता है कि आज ऐसे विराट व्यक्तित्व प्रेम बड़ाकोटी जी का भी हम सभी को आज उन्होंने काफ़ी सारा अपना स्नेहपूर्ण जो वक्तव्य था वो दिया। भाइयों बहनों, डॉक्टर नित्यानंद जी के भूगोल और हिमालय पर शोध और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्वीकार्यता मिली। उनकी पुस्तकें और शोध पत्र हिमालय को समझने के लिए ग्रंथों के समान हैं। इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक जैसे महान राष्ट्रनायकों के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष का इतिहास में उनके द्वारा लिखे गए वाक्य सत्य पर आधारित शाश्वत जीवन मूल्य ही असामान्य त्याग और बलिदान की स्थायी प्रेरणा बनते हैं। उनके संपूर्ण जीवन का दर्शन है। आज देहरादून में संचालित डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह केंद्र हिमालयी अध्ययन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन और नीति निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहा है। ये वास्तव में डॉक्टर नित्यानंद जी की उस दूरदृष्टि का सजीव स्वरूप है
जहां विज्ञान, समाज और प्रकृति एक साथ चलते हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर नित्यानंद जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी हिमालय संरक्षण को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान, जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जहां एक और पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध हमने लागू किया है। साथ ही चारधाम यात्रा सहित विभिन्न जो हमारे धार्मिक, पर्यटन और अन्य अवसरों पर प्रदेश में आने वाले वाहनों में कूड़ादान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एक छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत पर 13 से 15 फरवरी तक त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर पेयजल, विश्राम और दर्शन की बेहतर सुविधाओं के निर्देश दिए हैं। नवनिर्मित ज्योतिर्लिंग को गुजरेश्वर महादेव के रूप में नई पहचान मिलेगी। 13 फरवरी से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान शुरू होंगे और शिवरात्रि पर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। आयोजन में देश भर से हजारों श्रद्धालु और गणमान्य लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। प्रशासन और आश्रम की टीमें तैयारी कर रही हैं। नीचे से ऊपर तक 500। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। चारों धाम का दर्शन करने आते हैं सब। मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। इधर बगल में विंध्यवासिनी है, बाईं तरफ नीलकंठ महादेव हैं। मणिकूट पर्वत की परिक्रमा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो नहीं कर पाते वो आकर के यहाँ दर्शन करेंगे तो उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये मणिकूट पर्वत है भगवान भोलेनाथ का प्रमाणित एवं सत्यापित पर्वत माना जाता है। और उत्तराखंड के लोगों को तो विशेष रूप से चाहिए, 4 धाम का दर्शन करने के लिए ही लोग आते हैं, यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। अगर ये 12 ज्योतिर्लिंग का धाम बना, त्रयोदश ज्योतिर्लिंग का धाम बना, तो निश्चित रूप से सब यहाँ दर्शन करना चाहेंगे, टूरिस्ट बढ़ेंगे, यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा और आस्था भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियों का असर अब उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है पौड़ी जिले के ग्राम धल्ली की रहने वाली साधना रावत। ग्रामोत्थान परियोजना और NRLM से जुड़कर साधना ने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की है। पहले उनकी आजीविका मजदूरी और खेती पर निर्भर थी, लेकिन परियोजना के सर्वे में चयन होने पर उन्हें रिटेल शॉप शुरू करने के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी, सहकारी समिति से 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और CLF से 50,000 रुपये का ऋण मिला है। अब वो गाँव में सफलतापूर्वक रिटेल शॉप चला रही हैं। दुकान से मासिक कारोबार 70 से 80,000 रुपये और दैनिक बिक्री 7 से 9,000 रुपये तक पहुँच गई है। परियोजना
योजना के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण, बैठकों और मार्गदर्शन से साधना अब एक सफल महिला उद्यमी बन चुकी है। ये मुख्यमंत्री की ग्रामीण महिला सशक्तिकरण नीतियों की सकारात्मक छवि है। मेरा नाम साधना रावत है। मेरे गांव का नाम थली है। मेरे समूह का नाम जय भैरवनाथ समूह है, जिसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन का नाम जय कंडोले देवता है, जिसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। मुझे रीप परियोजना से 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली है और मैंने 50,000 का बैंक से लोन लिया है। मैंने अपने गाँव में, थली गाँव में जनरल स्टोर खोला है, जिसमें कि सभी प्रकार का सामान है और मैं मुख्यमंत्री और इस योजना का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। तो मैंने स्वयं का स्वरोजगार खोला है। चंपावत मनीष कुमार अपनी कार्य प्रणाली के चलते पूरे जिले में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। विकासखंड पार्टी की ग्राम सभा मुलाकोट स्थित म्याप ग्राम में डीएम मनीष कुमार ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर इस समाधान के निर्देश दिए हैं। चौपाल के दौरान कमला देवी ने बताया कि पिछले 8 सालों से उनके पति उनके साथ नहीं रह रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अपने 2 नाबालिग बच्चों का अकेले ही पालन पोषण करना पड़ रहा है। उन्होंने पेंशन, राशन और बच्चों के भरण पोषण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए खुद सत्यापित कर जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी को जांच कर नियमानुसार जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भगवानपुर में मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम कुरैशी ने की। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों को संगठन के उद्देश्य और नीतियों से अवगत कराया गया। इस संबंध में सभी नेताओं ने कहा कि आज हर सियासी दल मुस्लिमों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता रहा है, उसे कभी हिस्सेदारी या सही सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की सरकार मूलभूत मुद्दों से भटककर हर मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ाना चाहती है। तुम भगने फिर रहे हो, चोटी रख करके लड़कियों के पीछे फिर रहे हो। ये भाजपा हो या दूसरी पार्टियां हो, वो कहीं ना कहीं उनको राजतंत्र चाहिए, उन्हें गद्दी चाहिए। भाजपा को राज जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं दिखा के मिल रहा है कि मुसलमानों के दुश्मन है और हमने मियाँ को ठीक कर दिया है। और दूसरी जो सेक्युलर पार्टी है, जो नाम लेने को तो मुसलमानों के चहेते बनते हैं, लेकिन मुसलमानों के किसी मुद्दे पे काम नहीं करते। उनको ये डर है कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी वोट उनसे भाग जाएगा। लेकिन इन सियासी पार्टियों की लड़ाई में मुसलमान फुटबॉल बना हुआ है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, ये मुसलमानों को फुटबॉल की तरह इधर से उधर और इधर से उधर मार रहे हैं। हम मुसलमानों के अंदर इस बात को जगाना चाहते हैं कि मुसलमान फुटबॉल नहीं है, बल्कि मुसलमान इस खेल का वो गेंद है जिसके बिना ये खेल ही नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं एजुकेशनल एतबार से और पॉलिटिकल एतबार से लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा कर और एक सामाजिक और आर्थिक तौर से मजबूत हम अपने मुसलमानों को बनाने का काम कर रहे हैं। भारत चीन सीमा के पास 1962 से वीरान पड़े नेलांग और जादुंग गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत दोबारा बसाने की तैयारी तेज से आगे बढ़ रही है, जहां पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन इन सीमावर्ती गांवों को आकर्षक पर्यटन स्थल और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही होम स्टे के जरिए स्थानीय संस्कृति और आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा। नेलांग जादुंग पुनर्विकास योजना का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाना और उसका विस्तार करना है, जिसके तहत पहले चरण में जादुंग गांव के 6 पुराने और जर्जर मकानों का पारंपरिक पैटर्न पर जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इस संबंध में डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज के तहत जादुंग गांव में कुल 14 होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 6 पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष 8 पर शीतकाल के बाद कार्य में तेजी लाई जाएगी। वाइब्रेंट विलेज स्कीम में यूटीडीबी के सहयोग से और उन्हीं का एक प्लान है, डायरेक्शंस भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें उन्होंने रिव्यू भी करा है। जादोंग में हम लोग 14 बना रहे हैं होम स्टेज। तो ये सब वो गांव है जो किसी समय पे 1960 वॉर में गैर आबाद हो गया था। उन्हीं लोगों की जमीन पे उनकी सहमति के उपरांत हम लोग होम स्टे बना रहे हैं पारंपरिक शैली में। ये होम स्टे में 8 पूर्ण होने की स्टेज पे हैं, जो इस ये जाड़े का मौसम समाप्त होते होते स्टेज पूरा उनका कंप्लीट हो जाएगा। 6 का निर्माण कार्य
प्रारंभ हो गया है, लेकिन दे विल टेक टाइम, उनमें समय लगेगा। तो इनके स्टार्ट होते ही जो हमारे आर्ट तैयार हो रहे हैं, हम इस वैली को ओपन करेंगे होम स्टे के लिए, इको टूरिज्म के लिए। साथ ही मेरा विचार यह भी है, जो मैंने रखा है कई जगह पे, कि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी इस जगह को मैं चाहूँगा कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, रूल्स हैं, उसके तहत, क्योंकि ये नेशनल पार्क का हिस्सा है, उसी के अधीन सबकी स्वीकृति के उपरांत ही हम लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे इस स्थल को प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर जसपुर रोड स्थित जगतपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच में विवाद हो गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता टोल प्लाजा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि टोल प्लाजा कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कुंडा कोतवाली पुलिस को एक तहरीर भी सौंपी, जिसमें टोल प्लाजा कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस संबंध में टोल प्लाजा मैनेजर प्रवीण पुंडिर ने बताया कि टोल प्लाजा कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन के लोगों से पहचान पत्र दिखाने को कहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में के बीच में गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मामले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच सूचना पर पहुंची कुंडा कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। जगतपुर पट्टी टोल प्लाजा पर आए दिन लोकल वालों के साथ और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आज भी हमारे कार्यकर्ता रामनगर से जसपुर आ रहे थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। जब हमारे जसपुर की टीम यहाँ पहुंची है, उनके साथ भी अपने आप को यहाँ के मालिक बता रहे हैं, बहुत गलत व्यवहार किया गया। उसी बात को लेकर हम यहाँ आज धरने पे बैठे हुए हैं, पुलिस को लिखित में शिकायत दे रहे हैं। अगर तो पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, अन्यथा 15 से 20 मिनट में हम ये जो टोल है पूरी तरीके से फ्री करें। ये किसान यूनियन पक्ष के आईडी मांगने पर उन्होंने दूसरे की आईडी दिखाई, उनसे बस थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर और कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है इसका। जी जी बिल्कुल किया जा रहा है, मैटर को सॉर्ट आउट करने का फैसला किया जा रहा है। खबर जसपुर से आई है, जहां टोल प्लाजा में कर्मचारियों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद देखने को मिला, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता का आरोप टोल प्लाजा कर्मचारियों के ऊपर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जिसके चलते धरने पर भी कार्यकर्ता बैठे नजर आए और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कर्मचारियों के ऊपर, टोल प्लाजा कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ साथ टोल प्लाजा और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की है, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं लगातार करते नजर आ रही हैं। ये पूरा मामला जसपुर से है, जहां टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का और जो टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं उनके बीच में हंगामा देखने को मिला, विवाद देखने को मिला। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ भी अभद्रता का आरोप भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है। इसी के साथ कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उन्होंने की है। ऐसे में काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला। मौके पर पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कुंडा कोतवाली पुलिस को एक तहरीर भी सौंपी है, जिसमें टोल प्लाजा कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। इस संबंध में टोल प्लाजा मैनेजर प्रवीण पुंडिर ने बताया कि टोल प्लाजा कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन के लोगों से पहचान पत्र दिखाने को कहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मामले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच सूचना पर पहुंची कुंडा कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अजहर मलिक से। अजहर, ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच में और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बीच में विवाद देखने को मिला, क्या कुछ इसमें अभी निकलकर सामने आया है? मामला शांत हुआ है या फिर अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो एक्शन के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं? हमारे संवाददाता से किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जसपुर से आपको खबर बताई जा रही है, जहां
स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता का आरोप भी लगा है। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच में और इसी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बीच में ये विवाद देखने को मिला, जहां जब टोल प्लाजा कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पहचान पत्र दिखाने को बोला, तो ऐसे में दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमी हुई, जिससे दोनों के बीच में विवाद देखने को मिला। ऐसे में जो कार्यकर्ता है उन्होंने मांग की है कि जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा मामला देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अजहर मलिक से। अजहर, ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? जो दोनों के बीच में विवाद था वो सुलझा लिया गया है या फिर अभी भी कार्रवाई की मांग चल रही है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से ओवरलोड काशीपुर की कुंडेश्वरी सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियों से भी खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे। उसी क्रम में एक आज कुंडेश्वरी में एक्सीडेंट हुआ है, जहां हाथों डंपर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण और जी बिल्कुल, धन्यवाद अजहर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर की पॉक्सो कॉलोनी में सड़कों पर रैश ड्राइविंग करना कार चालक को महंगा पड़ गया। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और नियमों की अनदेखी कर पुलिस ने युवक पर 18,000 रुपए का भारी चालान काटा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कार को गैरकानूनी तरीके से मॉडिफाई भी किया गया था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में खनन सामग्री से लदे एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और देखते ही देखते शांतिपूर्ण इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जहां एक ओर मृतक के परिवार में मातम पसरा रहा, तो वहीं दूसरी ओर आक्रोशित भीड़ ने संवेदनशीलता को ताक पर रखकर कानून अपने हाथ में ले लिया, जिसके चलते उन्होंने डंपर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल प्रशासन स्थिति को काबू करने में जुटा हुआ है। भारी मालवाहक वाहन के द्वारा श्रीनगर ढकिया निवासी श्री जयपाल सिंह पुत्र चरण सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु कारित की गई है। इससे आक्रोशित होकर लोगों के द्वारा उक्त वाहन में आग लगा दी गई थी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स बना हुआ है। पार्थिव शरीर को मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्थिति की बात किया जाए सामान्य है। मौके पर पुलिस बल। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को हुआ था। वो उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और इसी दिन रिजॉर्ट के मालिक और उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी थी। आरोप है कि एक वीआईपी को स्पेशल सेवा देने के लिए कहा गया था, जिससे अंकिता ने साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई थी। जांच हुई, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वो वीआईपी कौन था इसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।